नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की स्टेट ओबीसी लिस्ट में शामिल मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीपीसी ने केंद्र सरकार को राज्य की सेंट्रल ओबीसी लिस्ट से 35 समुदायों को हटाने की सिफारिश की है। इन समुदायों में ज्यादातर मुस्लिम हैं। यह सिफारिश उस जांच के बाद आई है जिसमें एनसीपीसी ने पाया कि पश्चिम बंगाल की ओबीसी लिस्ट में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय शामिल किए गए हैं। यह सिफारिश एनसीपीसी के पूर्व चेयरपर्सन हंसराज गंगाराम अहीर के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई थी, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर को समाप्त हुआ। उन्होंने कहा कि समुदायों के नाम केंद्र सरकार तय करेगी। 2023 से एनसीपीसी पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों की ओबीसी लिस्ट की जांच कर रहा है। इस मुद्दे ने राजनीतिक विवाद भी बढ़ाया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने दावा किया कि हटाने के लिए सुझाए गए सभी 35 समुदाय मुस्लिम हैं और ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। केंद्र का कहना है कि वह ओबीसी लिस्ट को पिछड़ेपन के आधार पर सुधारना चाहता है, न कि वोट बैंक राजनीति के आधार पर। लोकसभा ने बुधवार 3 दिसंबर को सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को वॉइस वोट से पास कर दिया। इस बिल के लागू होने के बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म होने पर तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर ज्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सकेगी। अभी तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% जीएसटी और अलग अलग दरों पर सेस लगाया जाता है। नए बिल में बिना बने तंबाकू पर 60 से 70% एक्साइज ड्यूटी, सिगार पर 25% या 5,000 रुपए प्रति 1,000 स्टिक जो भी ज्यादा हो, और सिगरेट पर लंबाई व फिल्टर के हिसाब से 2,700 रुपए से 11,000 रुपए प्रति 1,000 स्टिक तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। चबाने वाले तंबाकू पर 100 रुपए प्रति किलो टैक्स लगाया जाएगा। यह बिल सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के चौथे शेड्यूल में तंबाकू प्रोडक्ट्स के टैरिफ रेट में बदलाव करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनसेशन सेस से लिए गए लोन की भरपाई अगले कुछ हफ्तों में पूरी हो जाएगी, इसलिए एक्साइज ड्यूटी को फिर से लागू करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर में दंतेवाड़ा की सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भारी मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने दावा किया है कि अब तक 12 माओवादी मारे गए हैं। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि कुछ अन्य घायल हुए हैं। बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव के अनुसार डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सुबह करीब 9 बजे सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों के संपर्क में आई, जिसके बाद लगातार रुक कर फायरिंग हो रही है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पटलिंगम ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एसएलआर, 303 राइफलें और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। शहीद जवानों की पहचान मोनू वडाड़ी, दुकारू गोंडे और रमेश सोडी के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि अभियान अभी जारी है, इसलिए विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी जा सकती। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट किया है कि यह कहना सही नहीं होगा कि पुतिन ने अमेरिका की शांति योजना को ठुकरा दिया है। मंगलवार को अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद सेरेड कुशनर ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के संभावित रास्तों पर चर्चा के लिए पुतिन से मुलाकात की थी। पेस्कोव ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने पहली बार अपनी अपनी राय साझा की। कुछ प्रस्तावों पर सहमति बनी, जबकि कुछ बातों को अस्वीकार्य बताया गया, जो उनकी नज़र में वार्ता की सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि यह वार्ता लगभग 5 घंटे चली, लेकिन उन्होंने कोई भी खास जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। पेस्कोव ने कहा कि दोनों पक्षों की समझ है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जितनी ज्यादा चुप्पी रखी जाएगी, वार्ता उतनी ही उपयोगी और रचनात्मक होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिकी पक्ष भी इस सिद्धांत का पालन करेगा। तकनीकी खराबी, क्रू की कमी और ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते मंगलवार आधी रात से बुधवार शाम तक देश भर में इंडिगो की कई उड़ानें पूरी तरह प्रभावित हुईं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही 38 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। बेंगलुरु में 42, मुंबई में 32 और हैदराबाद में मंगलवार को 14 और बुधवार को 19 उड़ानें रद्द हुईं। अधिकारियों के अनुसार 1 नवंबर से लागू नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के कारण क्रू की कमी भी बड़ी वजह बनी। मेट्रो एयरपोर्टर्स पर इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 35% तक पहुंच गया। एयरलाइन ने कहा कि तकनीकी दिक्कतें, सर्दियों के शेड्यूल बदलाव, खराब मौसम, सिस्टम लोड और बदले हुए क्रू नियमों के कारण ऑपरेशन में अचानक भारी रुकावट आई।
इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा कि अगले 48 घंटों में शेड्यूल एडजस्ट करके स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी यात्रियों को जरूरत के अनुसार रिफंड या वैकल्पिक ट्रैवल विकल्प भी दे रही है और उनसे एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राइमरी टीचरों की भर्ती रद्द करने वाले सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2016 के टीईटी पैनल के जरिए हुई नियुक्तियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी साबित नहीं हुई। जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती और रीताव्रत कुमार मित्रा की बेंच ने माना कि 9 साल बाद नौकरी खत्म करना टीचरों और उनके परिवारों के लिए नुकसानदेह होगा। सीबीआई ने अपनी जांच में शुरू में 264 नियुक्तियों में गलतियों की पहचान की थी और बाद में 96 और नाम सामने आए थे, लेकिन एजेंसी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि बाहरी संस्थाओं ने मार्क्स बदले हों। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सब पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया है। इससे पहले 12 मई 2023 को सिंगल बेंच ने कथित फ्रॉड और नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर सभी 32,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने कहा कि इन आरोपों पर ठोस सबूत नहीं मिले। दिल्ली नगर निगम उपचुनावों में बीजेपी ने 12 में से 7 सीटें जीतकर बढ़त बनाई, लेकिन अपनी 2 पुरानी सीटें नारायणा और संगम विहार 1 गंवा दी। 30 नवंबर को हुई वोटिंग की गिनती बुधवार 3 दिसंबर को हुई। आम आदमी पार्टी ने 3 वार्ड मुंडका, दक्षिणपुरी और नारायणा जीते, जबकि कांग्रेस ने संगम विहार ए सीट बीजेपी से बड़ी बढ़त के साथ छीन ली। वहीं चांदनी महल वार्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने जीता। बीजेपी ने शालीमार बाग बी, अशोक विहार, द्वारका बी, दिजाऊ कलां, ग्रेटर कैलाश समेत कई वार्डों पर मजबूत जीत दर्ज की। द्वारका बी में बीजेपी की मनीषा रानी ने आम आदमी पार्टी की राजपाला को 9,100 वोटों से हराया। उपचुनाव में वोटिंग सिर्फ 38.51% रही, जो 2022 के 50% से काफी कम है। नतीजों के बाद बीजेपी एमसीडी में 122 सीटों पर पहुंची, लेकिन बहुमत 126 से अभी भी दूर है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का विश्वास तेजी से आम आदमी पार्टी की ओर लौट रहा है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि भाजपा बेईमानी के बावजूद 9 से 7 पर आ गई। यह उनके गिरते जन समर्थन का संकेत है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धरमैया के बयानों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवकुमार ने कहा कि वह दिल्ली एक निजी कार्यक्रम और कांग्रेस के 14 दिसंबर के वोट चोरी कैंपेन की तैयारियों के लिए जा रहे हैं, लेकिन सिद्धरमैया ने साफ कहा कि वह तभी दिल्ली जाएंगे जब पार्टी हाईकमान से औपचारिक बुलावा आएगा। दोनों नेताओं के यह बयान सरकार के 2.5 साल पूरे होने के समय आए हैं, जब सत्ता साझेदारी को लेकर पार्टी में चर्चा तेज है। हालांकि हाल ही में दोनों ने बेंगलुरु में 2 नाश्ते की मीटिंग कर दोस्ती का संदेश भी दिया। डीके शिवकुमार ने कहा कि दिल्ली दौरे का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है और वह एक शादी में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कैंपेन इवेंट के लिए हर जिले से 300 कार्यकर्ताओं को लाने की तैयारी हो रही है। वहीं सिद्धरमैया मंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली मीटिंग का कोई भी निर्देश हाईकमान वेणुगोपाल के माध्यम से देंगे। पश्चिम बंगाल में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष और टीएमसी मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मंगलवार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर वक्फ संपत्तियां छीनी गईं तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एसी के कमरे में बैठकर कुछ भी कहना आसान है, लेकिन कोई गांव में जाकर कहकर दिखाए कि वक्फ की संपत्तियां अब उनकी नहीं रहीं। यह फैसला मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपा गया है। हम इसे सही नीयत से लिया गया कदम नहीं मानते। दरअसल केंद्र के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को महीनों तक लागू करने से इनकार करने के बाद टीएमसी सरकार ने पिछले हफ्ते आखिरकार इस कानून को मानते हुए राज्य की 82,000 वक्फ संपत्तियों का डेटा 5 दिसंबर तक केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश जारी किया है। मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पहले कुछ और सोच रही थी, अब मुख्यमंत्री कुछ और सोच रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संपत्तियां बेहद अहम हैं और आने वाला संघर्ष लंबा और मुश्किल होगा। गोपनीयता को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने नए स्मार्टफोन्स पर संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का आदेश वापस ले लिया है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि एप्लीकेशन के जरिए निगरानी न संभव है न कभी होगी। उनके बयान के बाद मंत्रालय ने लिखित आदेश जारी करते हुए अनिवार्यता खत्म कर दी।
सरकार का कहना था कि यह एप्लीकेशन सिर्फ साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है और बिना रजिस्ट्रेशन यह एक्टिव भी नहीं होता। हालांकि आदेश वापस लेने से सवाल उठे हैं, क्योंकि सरकार के मुताबिक एप्लीकेशन 1.4 करोड़ डाउनलोड पार कर चुका है और रोजाना 2000 फ्रॉड रिपोर्टें मिल रही हैं। सिर्फ एक दिन में 6 लाख नए रजिस्ट्रेशन भी हुए। इसके बावजूद प्री इंस्टॉल आदेश हटाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक गूगल और एप्पल इस आदेश का पालन करने को तैयार नहीं थे। दोनों कंपनियों ने गोपनीयता और सिस्टम सुरक्षा के कारण संचार साथी को अपने डिवाइस में अनिवार्य रूप से शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस कदम की आलोचना की। आदेश वापस होने से उपयोगकर्ताओं और स्मार्टफोन कंपनियों को राहत मिली है। गौरतलब है कि 28 नवंबर के सरकारी आदेश में सभी मोबाइल कंपनियों के लिए यह ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन आलोचनाओं के बाद सरकार ने कहा था कि आदेश की समीक्षा की जाएगी और अब आदेश वापस लिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार ने बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला सोनाली खातून और उनके 8 वर्षीय बेटे को भारत वापस लाने पर सहमति दे दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि दोनों को मानवीय आधार पर आधिकारिक प्रक्रिया से लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सोनाली को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए और बच्चे की देखभाल की भी व्यवस्था हो। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। सोनाली के पिता भोदू शेख ने आरोप लगाया था कि पहचान सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दिल्ली एनसीआर पुलिस ने उनकी बेटी, दामाद और पोते को बिना जांच के बांग्लादेश भेज दिया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पश्चिम बंगाल का मूल निवासी है और सभी भारतीय नागरिक हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने सितंबर में परिवार को वापस लाने का आदेश दिया था, लेकिन केंद्र ने दस्तावेज न होने की बात कही थी। दिल्ली एनसीआर में पिछले वर्षों में कई बंगाली बोलने वाले मुस्लिम परिवारों को जबरन घुसपैठिया बताकर निर्वासित किए जाने की घटनाएं हुई हैं। कई लोगों के पास आधार और वोटर आईडी होने के बावजूद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा गया। सोनाली का मामला सामने आने से ऐसी कार्रवाइयों में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण की जरूरत पर फिर सवाल उठे हैं। बहरहाल सोनाली खातून के परिवार ने इस निर्णय का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही सोनाली और उनके बेटे को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। भारतीय रुपया बुधवार 3 दिसंबर को पहली बार 90.24 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। इस रिकॉर्ड गिरावट ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। रुपये पर दबाव पिछले कई हफ्तों से जारी है, जबकि आरबीआई लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। इसके बावजूद डॉलर की बढ़ती मांग और वैश्विक दबाव के कारण रुपये में और कमजोरी आई है। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने सबसे पहले बयान दिया। उन्होंने 2013 की मोदी की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि जब 2013 में रुपया 60 पहुंचा था तब नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया था। आज रुपया 90 पार कर गया, अब क्या कहेंगे मोदी जी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी के पुराने बयान को याद दिलाया कि डॉलर मजबूत हो रहा है और भारत टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज उनकी ही वजह से रुपया 90 के पार गया है। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल ने सवाल उठाया कि रुपया गिर क्यों रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने हमला बोलते हुए लिखा कि रुपया 90 पार पहुंच गया है, ये अन्य मुद्राओं के मुकाबले और भी खराब। वित्त मंत्री चुप क्यों हैं? 2014 में अच्छे दिन का वादा किया गया था, शायद वो किसी और के लिए थे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।